स्वागत है दोस्तों। सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। शुरू करने जा रहे हैं देवराज चौहान सीरीज की एक और कहानी, हिस्सेदार। विमान के इंजन की तीखी किंतु बेहद मध्यम आवाज एयरपोर्ट की इमारत के बाहर भी कभी कभी सुनाई दे जाती थी। अनाउंसर की आवाजें भी रह रहकर कानों में पड़ रही थी। वो अभी अभी एयरपोर्ट की इमारत से बाहर निकली थी। कंधे पर एयरबैग लटका रखा था। 25 की उम्र होगी उसकी। उसके सिल्की बाल कंधों पर पड़े कभी कभी लहरा से उठते थे। 5 फुट 9 इंच की थी वो। पाँवों में बैली डाली हुई थी। जीन की हाफ पैंट में उसकी पिंडलियां शीशे की भांति चमक रही थी। शरीर के ऊपरी हिस्से पे लाइट्स की भी पहनी हुई थी। बेहद आकर्षक, बहुत खूबसूरत थी। देखने वाले उसे चोर नजरों से देख रहे थे, परंतु वो हर बात से लापरवाह अपने आप में मस्त थी। वो आसाम से आने वाले एक विमान से उतरी थी। नाम था आरा जेटली। आरा जेटली आगे बढ़ी और पास की दीवार में लगे माइक का बटन दबाकर बोली, टैक्सी प्लीज। इसके बाद वो पीछे हटी और टैक्सी की तलाश में इधर उधर देखने लगी। एयरपोर्ट पर भीड़ थी। लोग आ जा रहे थे। सामने सड़कों की 4 लेन में टैक्सियों और कारों का बोलबाला था। बाकी की 2 लेन कुछ हद तक शांत थी। तभी उसके पास एक टैक्सी आकर रुकी। वक्त बर्बाद किए बिना आरा जेटली दरवाजा खोलकर भीतर बैठी और ड्राइवर से बोली, कालबा देवी, आर्य निवास होटल। यस मैडम। उसके साथ ही टैक्सी आगे बढ़ती गई। कालबा देवी रोड के मुख्य चौराहे के पास ही आर्य निवास होटल की इमारत थी। टैक्सी होटल के मुख्य दरवाजे के पास ही गली के मोड़ तक पहुंची कि आरा जेटली बोली, यहीं रोक दो। सड़क के किनारे उस भीड़ भरे इलाके में टैक्सी रुकी। आरा जेटली ने किराया चुकता किया और एयरबैग उठाकर टैक्सी से बाहर निकल आई। टैक्सी आगे बढ़ गई। कंधे पर एयरबैग लटकाए आरा जेटली ने हर तरफ देखा। फुटपाथ से निकलने वाले लोगों की छोटी छोटी टक्करें बराबर उससे लग रही थी। सामने सड़क पर 2 तरफा वाहनों की भीड़ भीड़ दौड़ती जा रही थी। ऐसे में सड़क पार करना आसान नहीं था। सामने ही गली के मोड़ पर स्थित आर्य निवास होटल की इमारत पर उसने नजर मारी। गली आगे जाती हुई मुख्य बाजार के रूप में परिवर्तित हो रही थी। वो फुटपाथ से उतरकर सड़क पर आई और निकलते वाहनों को हाथ देते हुए सड़क पार करने लगी। उसके लिए कई वाहन रुके। वो तेजी से आगे बढ़ती हुई सड़क पार कर गई। आगे बढ़ी, आर्य निवास होटल के प्रवेश द्वार पार करके सामने मौजूद दुकानों में पहुंची। वहां एक लोकल कॉल का बूथ था। उसमें प्रवेश करके उसने रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने लगी। 2 पलों बाद ही दूसरी तरफ होती बेल उसके कानों में पड़ने लगी। फिर रिसीवर उठाया गया। हेलो, सुखराम से बात कराओ, उसने बेहद शांत स्वर में कहा। हाजिर हूं मैडम, बोल रहा हूं। आप मेरी आवाज से भी मुझे नहीं पहचाना? आरा जेटली कह उठी। असम से कई बार मैंने तुमसे फोन पर बात की। पहचान लिया मैडम। सुखराम अपने सुख में ऐसा डूबा हुआ था कि आपकी आवाज की तरफ ध्यान नहीं दे पाया। कब पहुंची आप? अभी। मुझसे क्या होता, एयरपोर्ट पर लेने आ। काम हुआ? हो जाएगा। सुखराम की आवाज में गंभीरता आ गई। कब? कल। कब फोन करूं? कल 12 बजे तक फोन कर लेना। फोन पर ही रहना। अगर मैं फोन पर ना हुआ तो फोन उठाने वाला मेरा दूसरा नंबर दे देगा। हमारी बात हो जाएगी। गुड। आरा जेटली ने फोन काटा और दूसरा नंबर डायल किया। बेल हुई। फिर दूसरी तरफ से आने वाली युवती की आवाज उसके कानों में पड़ी। हेलो, बीना। ओह आरा, कब पहुंची मुंबई? अभी। कैसी हो तुम? मैं अभी आती हूँ। जरूरत नहीं। ऐसी कोई बात नहीं कि हम अभी मिलें। काम कल होगा। हम कल ही मिलेंगे। जैसा तुम ठीक समझो।
कल मेरे फोन का इंतजार करना, फोन से दूर मत जाना। आरा जेटली ने रिसीवर रखा और बूथ से बाहर आकर दोनों फोन्स के पैसे दिए और आर्य निवास होटल के प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ गई। अगला दृश्य। देवराज चौहान बंगले में बेडरूम में अखबार खोले खबरों पर नजरें दौड़ाता वक्त बिता रहा था। 2 दिन से वो बहुत हद तक फुर्सत में था। ऐसा कोई काम नहीं था कि व्यस्त रहता। जगमोहन 2 दिन के किसी काम के लिए दिल्ली गया हुआ था। उसे वापस आने में अभी 1-2 दिन और लगने थे। तभी फोन की बेल बजने लगी। सुबह के 9 बज रहे थे। देवराज चौहान ने अखबार छोड़ी और हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया। हेलो। देवराज चौहान। दूसरी तरफ से सोहनलाल की आवाज आई। कहो। व्यस्त हो क्या? खास नहीं। मेरे पास आना, फ्लैट पर। क्यों? जरूरी काम है। मैं आ नहीं पाऊंगा। तुम आ जाओ। कब तक आ रहे हो? अभी आऊं क्या? हाँ, आता हूं। देवराज चौहान ने कहा और रिसीवर रख दिया। देवराज चौहान के पास शक की कोई वजह नहीं थी कि सोहनलाल के बुलावे में कोई गड़बड़ हो सकती है। अगला दृश्य। सुखराम। 48 बरस का सुखी सा दिखने वाला व्यक्ति। आधा सिर गंजा, चमकता हुआ। गोल सुर्ख रंग, गोरा सुर्ख रंग। सामान्य लंबाई परंतु सेहतमंद। प्रभावशाली व्यक्तित्व था उसका। पैंट कमीज पहनकर हमेशा फिट रहने वाला व्यक्ति। उसके गालों पर बड़ी शेव शायद ही किसी ने देखी हो। वो गाल चमकाकर ही दूसरों को अपना चेहरा दिखाता था। देखने में वो सभ्य घर का 2-3 बच्चों का बाप जैसा लगता था, परंतु वो 100% मक्कार व्यक्ति था। हरामीपन तो उसमें कूट कूट कर भरा था। सच्चाई उसके पड़ोस से भी 2 घर दूर रहती थी, परंतु उसके घर की दीवारों को पार नहीं कर पाई। हमेशा मुस्कुराते रहने वाला, खुशगवार रहने वाला सुखराम का दिल तो कोयले से भी काला था। मस्तिष्क में हमेशा दौलत ही दौलत घूमती थी कि कहाँ हाथ मारें कि माला माल हो जाए। 48 साल की उम्र तक वो हर अपराध का स्वाद ले चुका था। डकैती सुखराम डाल चुका था तो चोरी भी की, सड़क पर छीना झपटी भी की और अपहरण तक को अंजाम देकर फिरौती झाड़ चुका था। नोट लेकर दूसरों की सहायता करना भी इसके काम धंधों में शामिल था। यानी कि शायद ही ऐसा कोई काम बचा हो जो करने से रह गया हो। काफी पैसा बना चुका था, परंतु दौलत की भूख शांत नहीं हुई थी। वो इतनी दौलत इकट्ठी कर लेना चाहता था कि मरते वक्त उसे दबा दे और दोबारा जन्म लेकर आए और पुनः उस दौलत से ऐश करे। शादी उसने 2 बार की थी और दोनों बार खूबसूरत सी, सुंदर सी बीवियां उसे छोड़कर भाग गई थी। उसकी आदतें ही ऐसी थी कि स्थायी तौर पर कोई औरत उसकी पत्नी बनकर नहीं रह सकती थी। पुलिस को उसके काम धंधों के बारे में पूरी खबर थी, परंतु अब तक सिर्फ 2 बार ही पकड़ा गया था। एक बार 15 दिन के लिए जेल गया था और दूसरी बार 3 महीनों के लिए। यानी कि कानून के हाथों से भी बचा हुआ था। 2-4 महीनों में एक आध बार पुलिस किसी हुए अपराध की वजह से उसके दर्शन करने, पूछताछ करने उसके दरवाजे आ ही जाती थी। ऐसा सुखी व्यक्ति यानी कि सुखराम इस वक्त सोहनलाल के फ्लैट पर उसके सामने मौजूद था। सोहनलाल नाइट सूट में एक कुर्सी पर बैठा था। उसके चेहरे पर गुस्सा और उखड़ेपन के भाव थे। उससे 10 फीट दूर सोफा चेयर पर सुखराम हाथों में रिवॉल्वर थामे बैठा था। घंटा भर पहले बेल बजी तो सोहनलाल ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उसके पेट से रिवॉल्वर आ लगी थी। सुखराम उसे धकेलता हुआ भीतर ले आया था और उस पर कब्जा जमा लिया था। उसके बाद उसके सिर पर रिवॉल्वर लगाकर देवराज चौहान को बुलाने को कहा। देवराज चौहान ने तब देव सोहनलाल ने तब देवराज चौहान को फोन किया, जब सुखराम ने उसे यकीन दिला दिया कि वो देवराज चौहान से कोई काम लेना चाहता है। इसके अलावा वो और कुछ नहीं चाहता। ये इत्तेफाक ही था कि सोहनलाल ने पहले कभी सुखराम को देखा नहीं था, ना ही उसके बारे में कभी सुना था। उससे सोहनलाल पूरी तरह अनजान था।
सुखराम के रंग ढंग देखकर वो इस बात का एहसास बखूबी पा चुका था कि उसके सामने बैठा बंदा पूरी तरह खेला खाया है। देवराज चौहान को वो फोन कब का कर चुका था। वो कभी भी पहुंच सकता था। सोच ले, सोहनलाल ने गंभीर स्वर में कहा। देवराज चौहान को तेरी ये हरकत पसंद नहीं आएगी। मुझे अपने काम से मतलब है। सुखराम मुस्कुराया। बाकी बातों की तरफ मैं नहीं सोचता। देवराज चौहान तुझे गोली मार देगा। मुझे मारेगा तो खुद भी मरेगा। मेरा निशाना बहुत बढ़िया है। गोली तेरे सिर में लगी तो फिर तेरे को गोली चलाने का वक्त कहाँ मिलेगा। पहले मैं गोली चलाऊंगा। ट्रिगर अटक जाएगा। आज तक तो मौके पर सुखराम की रिवॉल्वर का ट्रिगर कभी नहीं अटका। इस रिवॉल्वर को 15 सालों से इस्तेमाल कर रहा हूं। मेरे इशारे पर चलती है। इस बारे में तुम चिंता मत करो। देवराज चौहान ने ज्यादा समझदारी दिखाई तो अवश्य मरेगा वो। मैं शायद जिंदा ही बच जाऊं। सोहनलाल के सुर्ख चेहरे पर खतरनाक मुस्कान उभरी। बहुत सयाना बनता है तू। सयाना बनता नहीं हूं भी। सयाने, सोहनलाल ने कड़वे स्वर में कहा। देवराज चौहान को अच्छी तरह जानता है ना। हाँ। सुखराम ने सिर हिलाया। नंबर 1 डकैती मास्टर है। डकैती डालने वाला उस जैसा दूसरा नहीं। वो ऐसा इंसान है कि अगर कहीं पर डकैती डालने के लिए तैयार हो जाए तो समझो वहां डकैती हो गई। वो कभी भी असफल नहीं हुआ। खूब। सोहनलाल उसे घूर रहा था। तो तू देवराज चौहान से डकैती डलवाना चाहता है। मैंने ऐसा कहा नहीं। फिर तू क्यों कहता है। मुझे लगा कि तू डकैती ही। तभी दरवाजे पर आहट हुई। दोनों की निगाह उस तरफ घूमी। उनके देखते ही देखते देवराज चौहान ने भीतर प्रवेश किया, परंतु भीतर के हालातों को पहचानते ही ठिठका। कुछ पल बीते, फिर पलट कर दरवाजा बंद किया और सुखराम को गहरी निगाहों से देखते हुए सिगरेट सुलगाई। क्या हो रहा है यहाँ। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहते हुए रिवॉल्वर सोहनलाल पर निगाह मारी। रिवॉल्वर के दम पर इसने फोन करके तुम्हें यहाँ बुलाने को कहा। सोहनलाल बोला। देवराज चौहान की निगाह सुखराम पर जा टिकी। सुखराम देवराज चौहान के आने पर कुछ सतर्क अवश्य हो गया था, परंतु घबराहट जैसी कोई बात उसके हाव भाव में न झलकी। रिवॉल्वर उसके दाएं हाथ की उंगली में फंसा था। अखबारों में वो कई बार देवराज चौहान की तस्वीरें देख चुका था। ऐसे में देवराज चौहान को देखते ही पहचान लेने में उसे कोई परेशानी नहीं हुई। रिवॉल्वर अगर तुम्हारे पास है तो बातों के बीच उसे खामखा निकालने की चेष्टा मत करना। सुखराम अपने शब्दों पर जोर देकर कह उठा। जब तक तुम रिवॉल्वर निकालोगे तब तक तुम्हें 2-4 गोलियां चला चुका हूंगा। देवराज चौहान ने कस लिया। सुखराम को देखता रहा, फिर सोहनलाल को देखा। कौन है ये। मैं नहीं जानता। पहले कभी नहीं देखा इसे। सोहनलाल बोला। अपना नाम सुखराम बताता है। बताता नहीं। सुखराम मुस्कुराया। हूं। मुंबई की 1/4 पुलिस मुझे शक्ल सूरत से जानती है। दूसरी चौथाई पुलिस मेरे नाम से वाकिफ अवश्य होगी। पुराना खिलाड़ी हूं। ये जुदा बात है कि फिर हमारा आमना सामना कभी नहीं हुआ। देवराज चौहान ने गहरी निगाहों से सुखराम को देखा। रिवॉल्वर जेब में रखो। जो बात करनी है आराम से करो। रिवॉल्वर हाथ में ही रखूंगा। क्यों। तुमसे डर लगता है। देवराज चौहान हो तुम। माने हुए डकैती मास्टर हो। मेरी किसी भी बात से नाराज होकर तुम गोली मार सकते हो और मुझे रिवॉल्वर निकालने का मौका भी तुम किसी कीमत पर नहीं दोगे। इसका मतलब तुम कोई ऐसी बात करने वाले हो कि मैं तुम्हें गोली मार सकता हूं। सुखराम ने सहमति में सिर हिला दिया। देवराज चांद कुछ नहीं बोला। सोहनलाल होंठ सिकोड़े सुखराम को देखता रहा। मेरा नाम ही सुखराम नहीं है। वैसे भी मैं सुखी रहता हूं, क्योंकि झूठ तो मैं कभी बोलता नहीं। एकदम सच्चा इंसान हूं। जो कहता हूं वही करता हूं। दिल में कुछ, जबां पर कुछ,
ऐसा नहीं हूं मैं। सुखराम सिर हिलाकर बोला। वो तो तुम दिख ही रहे हो। सोहनलाल कड़वे ढंग से मुस्कुरा पड़ा कि तुम कैसे हो। जवाब में सुखराम भी मुस्कुराया, बोला कुछ नहीं। क्या चाहते हो? देवराज चौहान ने कश लिया। सुखराम ने देवराज चौहान को देखा, फिर कुछ पल खामोश रहकर गंभीर स्वर में कह उठा। सोहनलाल से तुम्हारी अच्छी पटती है। इसकी मौत को तुम पसंद नहीं करोगे? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। साले धमकी देता है? सोहनलाल उसी अंदाज में बोला। जिस ढंग से बात की जाती है उसी ढंग से बात कर रहा हूं। सीधा अंदाज है ये बात करने का। सुखराम ने रिवॉल्वर वाला हाथ हिलाकर कहा। सोहनलाल जिंदा रहे तो इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। देवराज चौहान ने कश लिया, आगे बढ़कर सिगरेट टेबल पर पड़ी एस्ट्रे में रख दी। सोहनलाल मरेगा तो तुम भी मरोगे, देवराज चौहान बोला। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ठीक कहते हो। ऐसी स्थिति में तुम्हारे मरने का भी खतरा है। सुखराम ने देवराज चौहान की आंखों में देखा। हम लोग एक दूसरे को मारने की कोशिश में खुद मर जाएंगे, हासिल कुछ भी नहीं होगा। वैसे मेरे मन में कोई बुरी भावना नहीं है। ऐसा कुछ होता तो 10-20 किराए के आदमी मेरे साथ होते, लेकिन मैं अकेला ही आया हूं, प्यार से मीठी मीठी बातें करने के लिए। सुखराम सिर से पांव तक दृढ़ता से बात कर रहा था। वो कहीं से भी कमजोर नहीं झलक रहा था। सोहनलाल ने देवराज चौहान को देखा। सुन लो क्या कहता है। सुनने में हर्जी क्या है? सोहनलाल बोला। बोलो। देवराज चौहान की निगाह सुखराम पर जा टिकी। बैठ जाओ, खड़े ही रहोगे क्या? बात करो। देवराज चौहान का स्वर बेहद शांत रहा। सुखराम ने बारी बारी दोनों को देखा, फिर कह उठा। मुझे एक छोटा सा हीरा चाहिए। हीरा? ज्यादा लंबा चक्कर नहीं है? सुखराम रिवॉल्वर वाला हाथ हिलाकर कह उठा। बांद्रा वेस्ट में जेवरातों का बहुत बड़ा शोरूम है, वहां पर है वो हीरा। यूं तो वहां बहुत हीरे हैं, परंतु मैं जिस हीरे की बात कर रहा हूं वो खास है। उस खास हीरे के बारे में कैसे पता चलेगा? वो हीरा उस ज्वेलर्स ने अकबर अली नाम के व्यक्ति से खरीदा है। अकबर अली ने वो हीरा इंग्लैंड में नीलामी से 20 साल पहले खरीदा था। अंग्रेज उस हीरे को हिंदुस्तान के निजाम के यहाँ से लूट कर ले गए थे। वो बेशकीमती हीरा है। उसकी कीमत आज की तारीख में 40 करोड़ से ज्यादा है। सुखराम ने गंभीर स्वर में कहा। तो तुम चाहते हो कि बांद्रा के उस व्यापारी से हीरा लाकर तुम्हें दे दूं? देवराज चौहान बोला। हाँ। क्यों? क्योंकि तुम सोहनलाल को जिंदा देखना चाहते हो। नहीं देखना चाहते तो मर्जी तुम्हारी, मत लाओ हीरा। देवराज चौहान के चेहरे पर कठोरता नजर आने लगी। दिमाग खराब हो गया इसका, सोहनलाल तीखे स्वर में बोला। अपनी जान की परवाह कर। सुखराम ने मुस्कुराकर खतरनाक निगाहों से उसे देखा। मैं ये काम नहीं करना चाहता, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा और रिवॉल्वर निकाल ली। सोहनलाल को मरा देखना चाहते हो? सुखराम शांत स्वर में बोला। मैं तुम्हें अभी शूट नहीं करोगे तुम। सुखराम मुस्कुरा पड़ा। सोहनलाल की जान के बारे में तुम कोई खतरा नहीं उठाना चाहोगे। मुझे गोली मारोगे तो मैं सोहनलाल को गोली मार दूंगा, तुम्हें भी मार सकता हूँ। खामखा का खतरा नहीं मोल उठा खामखा का खतरा नहीं उठाना चाहोगे। इस बात की तसल्ली करके ही मैंने सोहनलाल को मुर्गा बनाया है। 20 दिन की लंबी सोच के बाद आज इस काम को अंजाम दिया है। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि देवराज चौहान कोई गलती नहीं करेगा। देवराज चौहान कठोर निगाहों से उसे देखता रहा। ये काम मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन ज्वेलर्स के वहां कोई है जो मुझे पहचान सकता है। बाद में मैं फंस सकता हूँ। यही वजह है कि मैं इस काम के लिए किसी ठीक आदमी की तलाश कर रहा था और वो मुझे तुम ही दिखे। सोहनलाल से तुम्हारे संबंध के बारे में मुझे मालूम था, इसलिए सोहनलाल पर काबू पा लिया। मैं झूठ नहीं बोलता,
इसलिए बता देना ठीक समझता हूँ कि बाहर मेरे 3 आदमी हैं। उनका बहुत हौसला है मुझे। वो तुम्हें नज़र नहीं आएँगे, लेकिन तुम उन्हें नज़र आते रहोगे। अगर यहाँ से गोली चली तो वो तुम्हें और सोहनलाल को नहीं छोड़ेंगे। अगर मैं पहले मर गया तो। पूरा हरामीपना करके आया है, सोहनलाल बोला। तभी तसल्ली से यहाँ बैठा है। सुखराम मुस्कुराया, फिर देवराज चांद से बोला, मेरे बारे में अपने मन में कोई भ्रम मत पालना। मैं बुरा बंदा नहीं हूं, बढ़िया हूं। ये तो मेरे हालात ऐसे हैं कि ये सब करना पड़ रहा है, मजबूरी में। मेरा मामूली सा काम है, कर दो। दादागिरी वाली बात नहीं कर रहा हूं, भाइयों की तरह कह रहा हूं। सोहनलाल पर हाथ डालना भी तो मजबूरी थी। ऐसा न करता तो तुमसे बात कैसे हो पाती। देवराज चांद बहुत अच्छी तरह से उसकी बातों को के जाल को समझ रहा था। सोहनलाल की जान को वो किसी भी सूरत में खतरे में नहीं डालना चाहता था। देवराज चांद ने बेहद शराफत से रिवॉल्वर जेब में डाल ली। सुखराम शांत भाव से देवराज चांद को देखे जा रहा था। सोहनलाल होंठ सिकोड़े बारी बारी दोनों को देखे जा रहा था। ज्वेलर्स का क्या नाम है, देवराज चांद ने पूछा। जाधव सन्स ज्वेलर्स, बांद्रा वेस्ट में मशहूर शोरूम है, सुखराम ने गंभीर स्वर में कहा। राधेश्याम जाधव मालिक है। वो शोरूम के पीछे स्थित केबिन में बैठता है। उससे तुम कहोगे कि अकबर अली से जो हीरा खरीदा है वो तुम्हें दे दे। काम तुम्हें करना है, ये तुम जानो कि कैसे करना है। मुझे तो इस हीरे से मतलब है। देवराज चौहान की आंखों में गुस्सा भरा पड़ा था सुखराम के प्रति। तुम्हारा साथ चलना ठीक रहेगा, देवराज चौहान बोला। हीरे को पहचानने में आसानी होगी। कोई फर्क नहीं पड़ता, सुखराम ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि हीरे को मैं भी नहीं पहचानता। वो मुझे कोई दूसरा हीरा भी दे सकता है। फिर तो सोहनलाल की जान को खतरा पैदा हो जाएगा, सुखराम ने गहरी सांस लेकर कहा। मैं तो तुम्हारा दिया हीरा लेकर चला जाऊंगा, लेकिन अगर वो नकली निकला तो सोहनलाल को मेरे आदमी कहीं भी गोली मार देंगे। ये बाहर तो निकलता ही होगा, नहीं भी निकलता होगा तो मेरे आदमी भीतर आकर इसे शूट कर देंगे। सोहनलाल तक पहुंचना उनके लिए मामूली बात होगी। देवराज चांद ने सिगरेट सुलगाई, कश लिया। जब तक मैं हीरा लेकर नहीं आता तुम सोहनलाल के पास ही रहोगे, देवराज चांद ने पूछा। अवश्य, सुखराम गर्दन हिलाकर मुस्कुराया। मेरी वापसी का इंतजार करो। देवराज चांद ने कठोर निगाहों से उसे देखा और आगे बढ़कर दरवाजा खोलते हुए बाहर निकल गया। सुखराम उठा और खुला दरवाजा बंद कर दिया। बेटे तू तो गया, सोहनलाल कड़वे स्वर में कह उठा। क्या मतलब, सुखराम ने उसे देखा। देवराज चांद पसंद नहीं करता कि धमकी देकर उससे कोई काम करवाया जाए। इस वक्त तो वो ये मजबूरी में तुम्हारी बात मान रहा है, परंतु पहली फुर्सत मिलते ही तेरे को खत्म कर देगा। सोहनलाल की आवाज में कड़वापन आ गया था। बेटे तू तो गया। सुखराम के चेहरे पर भारी मुस्कान उभरी। कहा कुछ नहीं। जेब से मोबाइल निकालकर नंबर मिलाते हुए वो सोहनलाल से दूर कोने में पहुंच गया कि उसकी बात सोहनलाल न सुन सके। हेलो, उधर से आरा जेटली की आवाज सुखराम के कानों में पड़ी। मैं सुखराम, वो फुसफुसाकर फोन पर बोला। सोहनलाल अपनी जगह पर बैठा उसे देख रहा था। कहो। देवराज चौहान बांद्रा वेस्ट में जादव सन्स ज्वेलर्स के यहाँ पहुंचने वाला है। वहां वो राधेश्याम ज्वेलर्स से एक हीरा लेकर बाहर निकलेगा। हीरा? रिवॉल्वर के दम पर देवराज चौहान हीरा लेकर वहां से बाहर आएगा। समझी? उसे तुमने वहां भेजा है? उसे फांसा है, मजबूर किया है कि वो हीरा लेने जाए। तुम जो करना चाहती हो, जैसा तुमने कहा था। हाँ ठीक है, बढ़िया किया। जा रही हो वहां? हाँ। वो खतरनाक है, देवराज चौहान है वो, और तुमने अपना काम बढ़िया ढंग से पूरा किया।
मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। इसके साथ ही उधर से रिसीवर रख दिया गया। सुखराम ने फोन बंद किया, जेब में डाला और सोहनलाल के पास पहुंचकर सोफे पर बैठ गया। किसे फोन किया? सोहनलाल ने पूछा। बीवी को बता रहा था कि रात में मैं क्या खाऊंगा। तुम जैसों की ऐसी बीवी नहीं हो सकती जो तुम्हारी पसंद का खाना बनाने में अपना वक्त बर्बाद करे। क्यों? सुखराम ने मुंह बनाया। क्योंकि तुम्हारी वापसी की कोई गारंटी नहीं है कि रात को जिंदा घर लौट सकोगे, सोहनलाल ने व्यंग से कहा। जो थोड़ी बहुत गारंटी अभी तक थी वो अब खत्म हो गई है, क्योंकि तुमने देवराज चौहान से दुश्मनी ले ली है। सुखराम मुस्कुराया, खामोश ही रहा। अगला दृश्य। फोन काटते ही आरा जेटली ने दूसरा नंबर मिलाया। इस वक्त वो आर्य निवास होटल के कमरे में ही थी। हेलो। बीना नंबरदार की आवाज उसके कानों में पड़ी। बीना, बांद्रा वेस्ट जादव सन ज्वेलर्स के बाहर पहुंचो। मैं भी वहां पहुंच रही हूँ। सुखराम का अभी भी फोन आया है। उसने अपना काम पूरा कर लिया है। उसने देवराज चौहान को जादव सन ज्वेलर्स के यहाँ कोई हीरा लेने भेजा है। देवराज चौहान ने उसकी बात क्यों मानी? बिना नंबरदार ने दूसरी तरफ से पूछा। कुछ तो ऐसा ही किया होगा सुखराम ने कि देवराज चौहान को उसकी बात मानने को तैयार होना पड़ा। जल्दी पहुंचो वहां। कहने के साथ ही आरा जेटली ने रिसीवर रखा और वहां से निकलने की तैयारी करने लगी। अगला दृश्य। जादव सन ज्वेलर्स। नियॉन साइन के अक्षरों में बड़ा बड़ा बना नजर आ रहा था, परंतु इस वक्त दिन होने की वजह से नियॉन साइन की रोशनी बंद थी। शोरूम के बाहरी शो केसों में हीरे जवाहरातों के गहने बने लगे हुए थे। 5 फीट चौड़े शीशे के दरवाजे के बाहर वर्दीधारी गनमैन मौजूद था। बड़ी बड़ी दुकानों के अहाते से लोग पैदल ही आ जा रहे थे। दिन की व्यस्तता का दौर जारी था। दोपहर के 12 बज रहे थे इस वक्त। देवराज चौहान ने जाधव सन ज्वेलर्स के शोरूम को एक ही निगाह में जाधव सन ज्वेलर्स के शोरूम में सब कुछ देखा, फिर सामान्य ढंग से चलता हुआ शोरूम के शीशे के द्वार के पास पहुंचा तो गनमैन ने आदर भाव से दरवाजा खोल दिया। देवराज चौहान ने भीतर प्रवेश किया। एसी की ठंडी हवा उसके शरीर से टकराई और पसीना सूखना शुरू हो गया। देवराज चौहान ने उस लंबे चौड़े शोरूम में निगाह मारी। हर तरफ काउंटर बने हुए थे। लंबे लंबे काउंटर नुमा शोरूम में हीरे जवाहरातों के गहने सजे हुए नजर आ रहे थे। उनके पीछे बेहद खूबसूरत युवतियां नीली साड़ियों में मौजूद थी। कुछ ग्राहक भी वहां थे। कुछ युवतियां उन ग्राहकों में व्यस्त थी। तभी नीली साड़ी पहनी एक युवती को मुस्कुराते हुए उसने अपनी तरफ बढ़ते हुए पाया। स्वागत है आपका। करीब पहुंचकर वो मुस्कुराई। कैसे जेवरात खरीदेंगे आप, ताकि आपको आपकी जरूरत के काउंटर पर ले चलूं? राधे श्याम जाधव से मिलना है। सर से? देवराज चौहान ने गर्दन हिलाई। क्या काम है? बहुत खास काम है। उसके बारे में आपसे जिक्र करना ठीक नहीं। अपॉइंटमेंट ली है आपने? नहीं। राधेश्याम यादव मुझे जानता तक नहीं। देवराज चौहान बोला। कोई सौदा करने आया हूं। यादव के लिए फायदे का सौदा है। युवती के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। यादव साहब नहीं है क्या? एक मिनट सर, अभी बताती हूँ। कहने के पश्चात वो युवती पलटी और मुख्य काउंटर की तरफ बढ़ गई। वहां भी एक युवती मौजूद थी। उस युवती ने वहां मौजूद युवती से बात की, फिर फोन का रिसीवर उठाकर नंबर मिलाया। कहीं बात करने लगी। देवराज चौहान उसे ही देख रहा था और समझ रहा था कि वह राधेश्याम यादव से ही बात कर रही है। मिनट भर बात करने के बाद उसने रिसीवर रखा और पलटकर देवराज चौहान की तरफ बढ़ाई। आइए सर। वो पास आते ही मुस्कुरा कर कह उठी। मैं आपको सर के पास ले चलती हूँ। देवराज चौहान उसके साथ चल पड़ा। वो काउंटरों के पीछे पर्दा पड़ी गैलरी में पहुंचे। वहां छोटे छोटे 3-4 केबिन बने नजर आ रहे थे। उनमें कारीगर जेवरात बनाते व्यस्त नजर आए। शांत माहौल था हर तरफ। गैलरी का मोड़ मुड़ने के पश्चात सबसे अंत में वो एक बंद दरवाजा
बंद दरवाजे के पास पल भर के लिए ठिठकी, फिर दरवाजा खोला। आइए, सर भीतर है। वो दरवाजा खोले खड़ी रही। देवराज चौहान ने सिर हिलाया और खुले दरवाजे से भीतर प्रवेश कर गया। युवती ने दरवाजा छोड़ा तो वो बंद होता चला गया। युवती चली गई थी। उसने भीतर आने की चेष्टा नहीं की थी। बेहद खूबसूरत केबिन था ये। सामने ही 4 फुट चौड़ी टेबल के पार 2 आरामदेह कुर्सियां मौजूद थी। एक कुर्सी खाली थी और दूसरी पर 50 वर्षीय अमीर दौलतमंद सा लगने वाला व्यक्ति बैठा था। हल्के पीले रंग के सूट में था वो। गले में सोने की भारी चेन थी। हाथों की उंगलियों में भी हीरों की अंगूठियां नजर आ रही थी। दौलत की छाप उसके चेहरे पर थी। उसने उठकर देवराज चांद से हाथ मिलाया, फिर इस पार की कुर्सी की तरफ इशारा किया। बैठिए। थैंक्स, देवराज चौहान ने कहा और कुर्सी पर बैठ गया। वो भी बैठा। मैं राधेश्याम जाधव से बात कर रहा हूं? देवराज चौहान ने पूछा। जी हाँ, मैं ही हूं। वो मुस्कुराया। मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम देवराज चौहान है। देवराज चौहान। राधेश्याम जाधव ने सिर हिलाया। हम्म। कहिए, आप क्या बात करना चाहते हैं? मैं डकैतियां करता हूं। डकैतियां? वो चिहुका। मैं डकैतियां करता हूं। डकैतियां? वो चिहुका। हाँ, मैं। ओह, तो तो तुम डकैती मास्टर देवराज चौहान तो नहीं? वो चौंक कर इस तरह कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। उसकी आंखें फैल सी गई थी। ठीक समझे आप, देवराज चौहान ने कहा और सिगरेट निकालकर सुलगाई। वो बुत सा वैसे ही खड़ा रहा। बैठ जाओ। राधेश्याम जाधव बैठ गया। वो असंयत सा खुद पर काबू पाने की चेष्टा कर रहा था। देवराज चौहान ने कश लिया। तो तुमने शायद कहीं डकैती की है। वहां से जो हीरे जेवरात मिले हैं वो मुझे बेचना चाहते हो? मैंने आज तक डकैती के हीरे जेवरात नहीं बेचे। मेरे पास कितने के जेवरात हैं नहीं जानता मैं। ओह, मुझे बेच दो। उसके होठों से निकला। इस वक्त मैं शायद किसी और बात के लिए आया हूं। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। क्या? क्या बात? मेरे खास साथी को किसी ने पकड़ रखा है। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। वो मेरे इस खास साथी को मार देंगे अगर मैंने उनकी कही बात ना मानी। वो एक खास हीरा चाहते हैं जो कि तुम्हारे पास है। मेरे पास? वो हीरा जो तुमने अकबर अली से खरीदा था। सुनकर वो ठगा सा बैठा रह गया। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। रिवॉल्वर देखकर उसका चेहरा आतंक से भर उठा। हीरा मुझे दे रहे हो या गोली मारूं? गोली मत मारना। राधेश्याम जाधव घबराया सा कह उठा। हीरा तो वही हीरा जो तुमने अकबर अली से खरीदा था। मेरे से हेरा फेरी करके दूसरा हीरा दे दिया तो दोबारा आकर तुम्हें गोली मार दूंगा। पुलिस तुम्हें बचा नहीं सकेगी। ये काम मैं अपने दोस्त को बचाने के लिए कर रहा हूँ। दूसरी स्थिति में मैं शायद इस तरह तुमसे हीरा लेने नहीं आता। देवराज चांद ने बेहद शांत स्वर में कहा। राधेश्याम यादव ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। दे रहे हो अकबर अली वाला हीरा या गोली मारूं? वो फौरन उठ खड़ा हुआ। देता हूं, गोली मत चलाना। देवराज चौहान ने हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर हिलाई। उसने दराज खोला। देवराज चौहान सतर्कता से खड़ा हो गया। दराज से उसने चाबियों का गुच्छा निकाला और दराज बंद करके वो सूखे स्वर में को बोला। वो वो हीरा रहने दो, कुछ और ले लो। तुमने शायद सुना नहीं कि मैंने पहले तुमसे क्या कहा है, कि ये काम मैं अपने लिए नहीं कर रहा, अपने साथी को बचाने के लिए कर रहा हूं। वो मेरे साथी को छोड़ने के बदले में यही हीरा मांग रहे हैं। जल्दी करो। राधेश्याम जाधव के सूखे होंठों पर जीभ फेरी और पलटकर पीछे की दीवार के पास पहुंचा। वहां नीचे उसने छोटी और मजबूत तिजोरी रखी हुई थी। वो झुका और चाबी लगाकर उस तिजोरी को खोला। सामने ही देवराज चांद के रिवॉल्वर रखे होने की झलक मिली। रिवॉल्वर को हाथ मत लगाना।
क्षण भर के लिए उसका जिस्म कांपा, फिर हाथ तिजोरी में डाला और लाल रंग की छोटी सी डिब्बी बाहर निकालते हुए खड़ा हो गया। पलटा। इसमें है वो हीरा। देवराज चौहान की निगाह राधेश्याम यादव के चेहरे पर थी। उसने हौले से अपना फक चेहरा हिला दिया। मुझे दो। वो आगे बढ़ा और काउंटर के पास ठिठक कर वो डिब्बी आगे बढ़ाई। देवराज चांद ने डिब्बी थामी, उसे खोला तो उसके भीतर मटर के दाने से थोड़ा सा ही बड़ा हीरा चमकता नजर आया। देवराज चांद ने वो हीरा निकाला और डिब्बी वापस रख दी। ये अकबर अली का दिया हीरा है? देवराज चांद ने कठोर स्वर से पूछा। उसने सूखे होठों पर जीभ फेरते हुए सहमति से सिर हिला दिया। देवराज चांद ने हीरा जेब में डाला और बोला, मेरे साथ चलो। मुझे बाहर तक नहीं छोड़ के आओगे? राधेश्याम यादव फौरन आगे बढ़ाया। चलो। अगर ये अकबर अली का हीरा नहीं हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। वो ही है। देवराज चौहान उसके साथ केबिन से बाहर निकला। दोनों आगे बढ़े। राधेश्याम यादव की टांगें कांप रही थी चलते हुए, परंतु वो खुद पर काबू पाए हुए था। दोनों बाहर पहुंचे। दरबान ने उन्हें देखते ही शीशे का दरवाजा खोल दिया। वो शोरूम से बाहर निकला, खुली धूप में आकर ठिठके। मैं जा रहा हूं, देवराज चौहान ने शब्दों को चबाकर कहा। राधेश्याम यादव ने फौरन सिर हिलाया। सिर कम हिला, मेरी बात खोपड़ी में बिठा। मेरे जाने के आधे घंटे तक खामोश रहना, शोर मत डालना, पुलिस को फोन मत करना, उसके बाद जो मन में आए वो करना, मुझे ऐतराज नहीं। उसने जल्दी से सिर हिलाया, फिर सिर हिलाया। ठीक है, मैं आधा घंटा चुप रहूंगा, राधेश्याम यादव घबरा कर बोला। ना चुप रहा तो दोबारा आकर तुझे हमेशा के लिए चुप। मैं 1 घंटा बात नहीं करूंगा किसी से। देवराज चांद ने राधेश्याम यादव को कठोर निगाहों से देखा, फिर बोला, अंदर जाओ। वो फौरन पलटा और शोरूम के भीतर प्रवेश कर गया। देवराज चौहान पार्किंग में खड़ी कार की तरफ बढ़ गया। दोपहर का 1 बज रहा था। वो कार के पास पहुंचा। इससे पहले कि दरवाजा खोलता, उसके कानों में आवाज पड़ी। हाय हीरो। देवराज चौहान की गर्दन तुरंत घूमी। 2 कारों के पार खड़ी कार का दरवाजा खोलते एक युवती मुस्कुराती हुई बाहर निकल रही थी। उसने ही देवराज चौहान को इस संबोधन से पुकारा था। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। वो 25 साल की स्वस्थ युवती थी। 5 फीट 6 इंच की लंबाई, चौड़े कंधे, चुस्त शरीर। यकीनन वो खूबसूरत थी। उस वक्त उसने स्लैक्स और स्कीवी पहन रखी थी, जिसमें उसके शरीर के उभार जरूरत से ज्यादा नजर आ रहे थे। ये बीना नंबरदार थी। बीते आधे घंटे से वो देवराज चौहान के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। देवराज चौहान वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था, यहां से दूर निकल जाना चाहता था। राधेश्याम यादव फौरन पुलिस को भी खबर कर सकता था। उसने दरवाजा खोला और ड्राइविंग सीट पर बैठता हुआ दरवाजा बंद किया। बीना नंबरदार उसके पास पहुंची। देवराज चौहान ने इग्निशन में चाबी लगाई, गर्दन घुमाकर बीना नंबरदार को देखा। क्यों हीरो? बीना नंबरदार ने आंखें नचाई। तेरे को बुलाया लेकिन तूने परवाह नहीं की। अच्छी नहीं लगती क्या मैं? देवराज चौहान ने कार स्टार्ट की। बहुत जल्दी है जाने की। वो अजीब सी तीखी हंसी हंसी और बिजली की सी तेजी से हाथ आगे बढ़ाकर इग्निशन में से लगी चाबी को पकड़कर बाहर खींचा तो गाड़ी का इंजन तेज आवाज के भपके के साथ बंद हो गया। ये क्या कर? देवराज चौहान के शब्द मुंह में ही रह गए, क्योंकि उसी पल बीना नंबरदार ने चाबी दूर हवा में उछाल दी। देवराज चौहान के देखते ही देखते चाबी आरा जेटली ने हवा में ही लपक ली। वो चंद कारों दूर एक कार से टेक लगाकर खड़ी थी। उसने चाबी जीन की हाफ पैंट की जेब में डाल ली। बाय हीरो। बीना नंबरदार ने उसे देखकर हाथ हिलाया और अपनी कार की तरफ बढ़ गई। देवराज चौहान मन ही मन सतर्क हुआ। ये सब बेवजह नहीं किया गया। दोनों युवतियां उसके लिए अनजान थी। आखिर चाहती क्या है उससे? आंखें सिकोड़कर देवराज चौहान ने कार का दरवाजा खोला, बाहर निकला और दूर खड़ी आरा जेटली को देखा। फिर बीना नंबरदार की तरफ बढ़ा, जो कि अपनी कार तक पहुंच चुकी थी।
कार के पास पहुंचकर बीना नंबरदार ठिठकी। पलट कर देखा, देवराज चौहान को अपनी तरफ बढ़ते पाया तो खुलकर मुस्कुरा पड़ी। उसके पास आने का इंतजार करने लगी। आ गया? बीना नंबरदार हौले से हंसी। तेरे को पहले बुलाया तो परवाह नहीं की, अब खुद ही आ गया। क्या चाहती हूँ? अकबर अली का हीरा, कहते हुए उसने अपनी हथेली आगे कर दी। मेरे हवाले करो। देवराज चौहान के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। वो यहाँ अकबर अली का हीरा लेने आया है, ये बात सुखराम और सोहनलाल के अलावा कोई नहीं जानता था। सुखराम ये बात किसी को बताएगा नहीं, क्योंकि हीरा तो उसके पास ही पहुंचने जा रहा था। फिर ये युवतियां कौन है? इन्हें कैसे पता चला कि वो भीतर से अकबर अली वाला हीरा लेकर बाहर आया है? किस सोच में पड़ गया हीरो? बिना नंबरदार ने बड़े हाथ की उंगलियां नचाई। हीरा दे। तुम्हें किसने बताया कि मेरे पास अकबर अली वाला हीरा? तभी बीना नंबरदार की टांग हिली और उसके जूते की ठोकर देवराज चौहान के पेट में लगी। उसी पल वह कराह के साथ पेट पकड़ता हुआ दोहरा हो गया। बीना नंबरदार ने उसके सिर के बाल पकड़कर चेहरा ऊपर किया और जोरदार घूंसा उसके चेहरे पर जड़ दिया। वो कराह कर पीठ के बल नीचे जा गिरा। फौरन देवराज चौहान संभला, खड़ा हुआ। उसके होंठों के कोरों से खून की लकीर बहकर ठोड़ी पर आ रही थी। आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी, चेहरा कठोर पड़ गया था। उसकी हालत देखकर बीना नंबरदार हंसी। मजा आया? हीरा दे में, नहीं तो और मजा आ जाएगा। देवराज चौहान के दांत भिजे। उसी पल उसके कोहलों पर आरा जेटली की जोरदार ठोकर पड़ी। ठोकर इतनी जबरदस्त थी कि देवराज चौहान को संभलने का मौका नहीं मिला। वो थोड़ा उछला और लड़खड़ाता हुआ आगे की तरफ जा गिरा, बीना नंबरदार के पास। बीना नंबरदार ने फौरन अपना पांव उसकी गर्दन पर रखकर दबा दिया। देवराज चौहान छटपटाया। बीना नंबरदार का पांव पकड़कर उसने गर्दन से हटाना चाहा कि आरा जेटली सिर पर आ खड़ी हुई। उसने उसी क्षण जोरदार ठोकर उसकी कमर पर मारी कि देवराज चौहान ने छटपटाकर बीना नंबरदार की पिंडली छोड़ दी। दोनों ने पूरी तरह घेर लिया था देवराज चौहान को। ये सब कुछ इस तरह अचानक हुआ कि उसे संभलने का जरा भी वक्त नहीं मिला। हीरा कहाँ है? आरा जेटली कठोर स्वर में कह उठी। कौन हो तुम? गुर्रा उठा देवराज चौहान। मैं जानता हूं कि तुम्हें हीरा नहीं चाहिए, असल बात कुछ और। तभी बीना नंबरदार ने उसकी गर्दन पर रखकर पांव का दबाव बढ़ा दिया। देवराज चौहान छटपटा उठा। इसकी नीयत नहीं है हीरा देने की, बीना नंबरदार कड़वे स्वर में कह उठी। मारो इस साले को। आरा जेटली के होंठों से गुर्राहट निकली और नीचे पड़े देवराज चौहान की कनपटी पर जोर से ठोकर मारी। देवराज चौहान के होंठों से कराह निकली और फिर वो बेहोशी की नींद में डूबता चला गया। बीना नंबरदार ने उसकी गर्दन से अपना पांव हटा लिया। सूरज सिर पर चढ़ा तेज धूप फैला रहा था। गर्मी और पसीना जोरों पर था। इसी वजह से लोग कम ही नजर आ रहे थे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि वहां जो हो रहा था वो किसी ने देखा नहीं। कईयों ने देखा था, परंतु किसी ने बीच में दखल देने की जरूरत नहीं समझी। देखने वाले दूर ही रहे। बेहोश हो गया? आरा जेटली आसपास नजर मारती कह उठी। डाल कार में। बीना नंबरदार ने अपनी कार के पीछे वाला दरवाजा खोला और फिर दोनों ने देवराज चौहान को उठाकर पीछे वाली सीट पर लिटा दिया। दरवाजा बंद किया। बीना नंबरदार ने ड्राइविंग सीट संभाली और आरा जेटली बगल वाली सीट पर जा बैठी। कार आगे बढ़ गई। चंद ही पलों में मुख्य सड़क पर आ गई। बहुत आसानी से देवराज चौहान हाथ आ गया, बीना नंबरदार मुस्कुराई। हमने घेरा ही उसे इस तरह कि उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला। कभी कभी बड़ा काम भी बहुत आसानी से हो जाता है, आरा जेटली गंभीर स्वर में कह उठी।